नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आदित्य और सार्थक की होने वाली है, जो नैनीताल की एक बहुत ही भयंकर, डरावनी और सच्ची कहानी है, जो हमें लिख भेजी है आदित्य ने। आदित्य और सार्थक दोनों हल्द्वानी के कॉलेज में पढ़ाई करते थे। अक्सर जब भी उनके वैकेशन और छुट्टियां पड़ती थी तो वो अपने घर पे अपनी छुट्टियां और वैकेशन मनाने के लिए चले जाते थे। लेकिन इस बार दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम नैनीताल के काफ़ी पास हैं, क्यों ना हम इस बार वैकेशन मनाली घूम के मनाएं। तो सार्थक कहता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, सही कह रहे हो। तो दोनों की सलाह मिल जाती है और अपना बजट इकट्ठा कर लेते हैं दोनों, सार्थक और आदित्य। और इस बात पे जो आदित्य वो कहता है कि यहाँ पे जो है मेरे रिश्तेदार भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, तो उनसे भी मैं इस बहाने मिल लूँगा। तो जो सार्थक था वो कहता है कि ठीक है, मिल लेना, और रात का रुकना भी वहीं पे हो जाएगा और वहीं से हम इजी रहेगा हमें मनाली घूमने में भी। तो 4 से 5 दिन का वो टोटल बजट अपना बनाते हैं घूमने फिरने का। 2 से 3 दिन वो घूमते घूमते निकल जाते हैं। और उन्होंने एक छोटा सा वहाँ पे हॉस्टल ले रखा था, जिसके कमरे कुछ खास नहीं थे, किराया भी उसका सस्ता सा था। काफ़ी सारी जगह घूमते हैं, दिन में पूरा दिन घूमते हैं, रात को हॉस्टल में स्टे करते हैं। तो 2 दिन निकलने के बाद में जो सार्थक है वो कहता है कि यार हमें रिश्तेदार के घर जाना था, वहाँ तो हम गए नहीं। तो शाम का समय था और करीबन 7 बज चुके थे। 7 बजने के बाद में जो उन्होंने निकलने की प्लानिंग की, उनके पास एक मोटरसाइकिल थी, पुरानी सी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल हम उसे बोल सकते हैं। तो वो निकलने की तैयारी कर लेते हैं। तो हल्के हल्के बादल हो रखे थे और रिम झिम बारिश, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी। तो वो पाइल्स के रास्ते से निकलते हैं, वहाँ पे 1 घंटा अपने रिश्तेदार के पास में रुकते हैं और रुकने के बाद में वो वापस आने की प्लानिंग करते हैं। तो जो उनके रिश्तेदार थे सार्थक के, वो कहते हैं कि अंधेरा काफ़ी हो गया है, अच्छा रहेगा अगर आज रात तुम यहीं पे रुको। तो जो सार्थक था वो नाम में सिर हिला देता है और बोलता है नहीं, रुकना तो नहीं है, ऐसे ऐसे हमें कुछ काम है। उसी की बातों में बातें मिला के आदित्य जो वो भी बोल देता है कि मुझे भी अपने रिश्तेदारों से मिलना है, तो रुक तो हम सकते नहीं। तो उनके रिश्तेदार जो थे वो बोलते हैं, तो उसकी हाँ में हाँ मिला के बोलता है कि नहीं, रुक तो हम सकते नहीं, क्योंकि मुझे भी अपने रिश्तेदार के घर पे जाना है। तो वो जो उसके रिश्तेदार थे सार्थक के बोलते ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो यहाँ से तुम जल्दी निकलो, रात का समय है, और आराम से जाना, बाइक धीमे चला के जाना और वहाँ पे पहुँच के हमें फ़ोन कर देना। अब सार्थक और जो आदित्य थे वो वहाँ से निकल लेते हैं तकरीबन 9:30 से 10 के बीच में। ठीक है, तो रास्ता जो था वो आपको पता है ढलान का एरिया था, पहाड़ी एरिया था, बिल्कुल धीरे धीरे वो बाइक चला के आते हैं। इतना उनको उस रास्ते के बारे में नॉलेज भी खासी नहीं थी। तो चलते चलते अचानक जैसे एक तिरव ढलान था, तिरव ढलान के ऊपर जैसे ही बाइक आती है और सार्थक बाइक को चला रहा था, तो एकदम बाइक के मानो ब्रेक लगे हो। तो जो पीछे से आदित्य वो कहता है यार क्या यार, तुम्हें चलानी नहीं आती, मैं पहले ही कह रहा था तुम ढंग से नहीं चला सकते, अब तुम्हें यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं, यहाँ पे तुमने ब्रेक क्यों लगाए। तो सार्थक कहता है यार मैंने ब्रेक नहीं लगाए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि बाइक रुकी कैसे है। दोनों नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद में बाइक को देखते हैं, मानो बाइक का कोई गियर बाइक के अंदर उलझ गया हो, या फिर उसकी चैन किसी टायर के अंदर उलझ गई हो, बिल्कुल भी खिसकने का सरकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो काफ़ी परेशान हुए। तो दोनों ने आपस में बातचीत की कि यहाँ से अगर हम इसको मनाली लेके जाएंगे तो हमें 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे, और अगर ये थोड़ा बहुत चल भी सके तो हम इसको धक्का दे के ले जा सकते हैं, वरना इसको उठा के हमें पीछे से उठा के लेके जाना पड़ेगा और 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। और आसपास कोई कुछ था भी नहीं, बिल्कुल सुनसान जंगल था। ठीक है, तो एक साइड में चाय की टपरी टाइप में उनको दिखाई दी, लेकिन वो दिन के समय खुली रहती थी, अब रात के समय तो वो बंद थी। तो साइड में कुछ पत्थर थे और उस पत्थर के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ था। तो जो आदित्य और जो सार्थक थे वो इस इंसान के पास में जाते हैं और जाके जो सार्थक है वो कहता है जी सुनते हो, आप यहीं के रहने वाले हो। तो वो कहता है हाँ जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कहता है क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो, एक्चुअली हमारी जो बाइक थी ना उसमें कुछ दिक्कत आ गई और वो बिल्कुल भी खिसकने सरकने का नाम नहीं ले रही। अगर यहाँ से हम उसको लेकर जाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपके पास टूल वगैरह कुछ हो या कुछ भी ऐसा जुगाड़ हो कि ये सिर्फ चल सके और हम इसको धकेल के वहाँ तक ले जा सके। तो जो अनजान इंसान था वो कहता है कि हाँ पास में ही मेरा घर है, अभी तो मेरे पास यहाँ
टूल वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन मैं घर से कुछ इंतजाम कर सकता हूँ। तो अब वो सार्थक और आदित्य साइड में जाके बात करते हैं दोनों कि यार अगर हम बाइक को यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो यहाँ से कोई बाइक को टूल करके उठा भी सकता है। तो कहता है हाँ भाई बात तो सही है, अब इसके घर पे कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो दोनों की सलाह मिलाई जाती है। तो जो इंसान था वो दिखने में ठीक ठाक था, फॉर्मल उसने कपड़े पहन रखे थे, तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना सही समझा, क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन तो था नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है आप एक काम करो, हमारी कोई मदद कर दो। तो कहता है कि एक काम करो, तुम यहाँ पे बाइक को मत छोड़ो, ठीक है, पास में ही हमारा घर है, वहाँ ले चलो, वहाँ घर के बाहर खड़ी कर देना, और क्या नाम वहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो उन्होंने ये चीज़ें ज़रूरी समझी, क्योंकि अगर मान लो वो रोड पे छोड़ते बाइक को तो वहाँ से तो उठाने के उसके ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन अगर उसके घर पे खड़े करते हैं और वो आनाकानी करता है या कुछ भी करता है तो सुबह पुलिस में एक इंफॉर्मेशन तो दे सकते थे कि मेरी बाइक यहाँ से गायब हुई। तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूरी समझी। तो अब जो सार्थक है वो बाइक का हैंडल पकड़ लेता है आगे से, और जो आदित्य है वो पीछे से बाइक को उठा लेता है, ठीक है। तो थोड़ी सी दूर लेके जाता है उसको। थोड़ी सी दूर जाने के बाद में एक सामने एक गेट सा बना हुआ था, अजीब सा पुराने टाइप का गेट सा। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये गेट किस टाइप का है, तो उन्होंने कोई ज़रूरी नहीं समझा। चलते चलते रास्ते में उन्होंने उस इंसान से, अनजान इंसान से पूछा कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। तो अब उनका जो ट्रस्ट था वो थोड़ा सा और बढ़ा और उन्होंने उस पर भरोसा करना सही समझा। तो अब वो कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ घर के और अंदर टूल चेक करता हूँ, अगर टूल मिलता है तो मैं बाहर लेके आता हूँ, अदरवाइज फिर तुम बाइक को यहीं खड़ी कर देना, मैं आपकी बाइक को मनाली पहुँचवा दूंगा। तो कहता है ठीक है। ऐसे करते करते वो काफ़ी टाइम वेट करते हैं, लेकिन वो बंदा वापस नहीं आता। तो उन्होंने सोचा कि वो बंदा तो वापस नहीं आया यार, हम गेट के अंदर जाके क्यों ना एक बार घर में ही उनसे पूछ ले कि इतना टाइम किस चीज़ में लग गया। तो सार्थक उसको मना करता है, लेकिन आदित्य काफ़ी टाइम खड़ा रहने की वजह से इरिटेट हो जाता है। तो आदित्य जो वो इरिटेट हो जाता है, इरिटेट होने के बाद में क्या होता है, वो अंदर चले जाते हैं, सार्थक भी उसके साथ में चला जाता है। तो अब अंदर जाने के बाद में वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे आर्मी वाले लोग खड़े हुए थे, आपस में जो बातचीत कर रहे थे, मानो उन्हें ये ट्रस्ट हो गया था कि हाँ ये शायद एक आर्मी का कोई कैंप है। और आपस में उन दोनों लड़कों को देख के वो कुछ जो दो लोग थे वो बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी जो अजीब चीज़ उसको लगी वो ये लगी, उन आर्मी के कपड़ों के अंदर कुछ लोग ब्रिटिश भी थे, मतलब फॉरेनर भी थे। तो वो सोचने लगते हैं यार ये आर्मी, इंडियन आर्मी में ये ब्रिटिश लोग कहाँ से आ गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई कैंप होगा, बाहर के लोग भी आए होंगे। तो वो जो दो लोग थे वो उनकी साइड चल के आते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ अंदर कैसे आए। वो कहते हैं सर हमारी बाइक ऐसे ऐसे ख़राब हो गई थी। तो आर्मी वालों का थोड़ा सा जो मिजाज है वो सख्त होता है, तो उनकी भौहें तनी हुई थी और बिना पलक झपकाए उनसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे। तो अब वो थोड़ा सा डर जाते हैं, डर के वो बोलते हैं सर हमारी बाइक ख़राब हो गई थी और एक भाई साहब हमें यहाँ अंदर लेके आए थे, ऐसे ऐसे करके ये सब हो गया था। तो होता क्या है भाई, अब वो बेचारे डर जाते हैं। डरने के बाद बोलते हैं कि ठीक है वो आदमी आए तो मुझे उससे मिलवाना, मैं यहाँ का इस टीम को लीड करता हूँ और एक बार मुझसे ज़रूर मिलवाना। इतना कह के वो आदमी थोड़ी देर बाद आता है और बोलता है कि सर ये जो सच में एक आर्मी कैंप है। तो जो वो ब्रिटिश जो फॉरेनर इंसान था वो कहता है कि देखो वो मेरी खबर है। अब वो दोनों हंसते हैं और हंसते कहते हैं सर आप मजाक बड़ा अच्छा करते हो। तो इतनी देर में वो दूसरा इंसान था वो उनके पास चला जाता है, लेकिन उसके जो हाथ थे वो खाली थे। अब होता क्या है भाई कि वो कहता है कि सर आप तो टूल लेके ही नहीं आए। तो वो कहता है कि मैं भूल जाता हूँ और मेरे को भूलने की बीमारी है, मैं भी जिंदा नहीं हूँ, मैं भी एक मरा हुआ इंसान हूँ। अब ये सुन के उन दोनों की शिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब वो क्या सोचता है यार ये बड़ा अच्छा मजाक, अब तक ये मजाक कर रहा था अब ये मजाक कर रहा है। तो हुआ क्या भाई, कहता है कि मैं जब अपनी कब्र के पास वापस आता हूँ तो मुझे याद आ जाता है सब कुछ कि मैं मरा हुआ हूँ, लेकिन डरो मत, तुम ये एक कब्रिस्तान है, कोई कैंप नहीं है। तुम अपनी बाइक को कब्रिस्तान के अंदर लगाओ, तुम्हारी बाइक को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा, ये हमारी गारंटी है। अब दोनों बहुत भयंकर वाले डर जाते हैं और वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के पसीनों से लथपथ पीछे की तरफ मुंह घुमा के तेजी से चलने लगते हैं। कुछ कदम चलने के बाद में वो हाँफते हुए पूरा जोर लगा के वहाँ से भागते हैं। भागते भागते अब वो पहुँच जाते हैं भाई, वो मनाली पहुँचना था, वो वहाँ तक ठेठ तक वहाँ तक पहुँचते हैं। भागते भागते हाँफते हाँफते और बीच में सांस तक लेने का नाम नहीं, उन पहुँच भी नहीं सकते कि उनकी पतलून गीली हो जाती है। दूसरे दिन वो टैक्सी करके वहाँ पे, क्योंकि बाइक भी उठानी थी वहाँ से, टैक्सी करके वहाँ पे आते हैं दिन के समय में। तो टैक्सी वाला उन्हें बताता है कि ये जो
ब्रिटिश टाइम का, जो अंग्रेजों के समय का एक कब्रिस्तान है जहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। उस टाइम पे जो सैनिक थे वहाँ पे दफनाए गए थे। और रात के समय में लोगों ने यहाँ पे काफ़ी टाइप की आवाज़ें, काफ़ी टाइप के लोग भी देखे हैं, तो इसलिए इसके आसपास कोई भी नहीं आता। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी बाइक को जैसे तैसे करके वापस अपना मनाली पहुँचाया, और पहुँचा के सार्थक ने ये स्टोरी हमें खुद लिख भेजी है। और आपको ये कैसी लगी स्टोरी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और आप हमारी स्टोरी को 5 स्टार में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक डरते रहो।